बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर ये लेक्चर पूरी लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूशन में है। लास्ट लेक्चर में हमने मुख्तलिफ किस्म के हैज़र्ड्स देखे थे जिनकी वजह से पाइपलाइन में हमारे पास ऑप्टिमल जो है वो स्पीड अप नहीं आ सकता। इन हैज़र्ड्स में हमने तीन तरह के हैज़र्ड्स देखे थे। नंबर वन स्ट्रक्चरल हैज़र्ड्स देखे थे, नंबर टू हमने डाटा हैज़र्ड्स देखे थे और नंबर थ्री हमारे पास कंट्रोल हैज़र्ड्स। स्ट्रक्चरल हैज़र्ड्स कब आएंगे? हमने ये देखा था कि स्ट्रक्चरल हैज़र्ड्स तब आएंगे जब हमारे पास फंक्शनल यूनिट्स या जो हमारे पास जो रिसोर्स है वो दो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन सिंबल एक टाइम पे या साइमल्टेनियसली उसको एम्प्लॉय कर रही होंगी, तब हमारे पास स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स आएंगे। सो मिप्स की आर्किटेक्चर हम देखा था कि रजिस्टर फाइल ही एक ऐसा जो इंस्टेंस है या रिसोर्स है जो दो इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम जो है जिसको एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चरल हैजर्ड को अवॉइड कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फॉर दैट हमने देखा था कि रजिस्टर फाइल की जो में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। हमें ये पता है कि रजिस्टर फाइल का जो एक्सेस टाइम है वो हाफ ऑफ द ALU या बाकी जो एक्चुअल पाइपलाइन की एक स्टेज का हाफ टाइम। सिंस हम वहाँ पे पूरी पाइपलाइन के स्टेज का टाइम को स्पेंड कर ही रहे हैं तो आधा टाइम जो है वो हमारे पास वैसे ही वेस्ट हो रहा था। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना रजिस्टर फाइल को जो है वो दो हिस्सों में ब्रेक कर दें और पहले हाफ साइकिल में हम क्या करें उस पर राइट करें और दूसरे हाफ साइकिल पे हम उस पर रीड करें। इस तरीके से एक साइकिल के अंदर दो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस उसको एम्प्लॉय कर सकते। सो यहाँ तक हमारे पास ये बेनिफिट हमें मिल सकता है कि हम जो है उस स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स को अवॉइड कर सकें। दूसरी बात हमने ये की थी कि मिप्स का आर्किटेक्चर जो है बड़ा रेगुलर आर्किटेक्चर और रेगुलर आर्किटेक्चर में जो हमारे पास सिंप्लिसिटी है और हमने उसको बड़ा सोच समझ के डिज़ाइन किया है। तो उसमें रजिस्टर फाइल के अलावा कहीं और पे भी हमारे पास स्ट्रक्चरल हैजर्ड नहीं आ रहा। सो दैट इज वाई जो एक स्ट्रक्चरल हैजर्ड था उसको हमने हैंडल कर लिया, तो मिप्स के आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स नहीं आएंगे। दूसरे किस्म के हैजर्ड्स थे डाटा हैजर्ड्स। डाटा हैजर्ड्स ऐसे हैजर्ड्स हैं जिनमें जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसका रिजल्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की इनपुट कर दी। जैसे कि C++ में होता है आपके पास कि आप लिखते हैं A इज इक्वल टू B प्लस सी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप लिखते हैं D इज इक्वल टू A माइनस सी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास है प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट जो है वो हमें चाहिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। सो दैट मीन्स कि हमें जो है उस रिजल्ट जब तक वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आएगा नहीं हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की इनपुट आ चुकी हो। सो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसका फिर सोल्यूशन क्या निकाला था? इसका सोल्यूशन निकाला था, हमने देखा था फॉरवर्डिंग यूनिट्स लगाए थे। फॉरवर्डिंग यूनिट्स क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम पूरी इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने का वेट करें, जैसे ही हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल होता है हम जो है रिजल्ट अवेलेबल होता है हम उसको फॉरवर्ड कर दें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए या नेक्स्ट यूनिट की तरफ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। इस तरह के जो है वो फॉरवर्डिंग से हमारे पास इश्यूज तो रिजॉल्व हो गए कि हमें जो है वो पाइपलाइन को अपनी हॉल्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन लोड वर्ड की ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमें अपनी पाइपलाइन को फिर भी हॉल्ट करना पड़ा। तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट है वो एक स्टेप आगे जाके आ रहा है, रादर देन कि ALU या एग्जीक्यूशन की स्टेज में हमें रिजल्ट मिल रहा हो, हमें रिजल्ट जो है वो मेमोरी की स्टेज में मिल रहा है। तो दैट इज वाई हमें एक जो है वो साइकिल का डिले डालना पड़ा और डिले डालने के लिए हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं जिसको हम नो या नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन कहते हैं। नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं कर रही होती और उस साइकिल में हमारे पास नॉर्मल पाइपलाइन जस्ट लाइक अ नॉर्मल पाइपलाइन हमारे पास जो है वो एक बबल आ जाता है। ठीक है जी। और यानी कि उस जगह पे हमारे पास थ्रूपुट नहीं आ रही होती। ठीक है जी। ये तो हो गया अगर हम फॉरवर्डिंग से उसका सोल्यूशन देते हैं। एक सोल्यूशन और है, वो सोल्यूशन क्या है? वो है हमारे पास कोड रीऑर्डरिंग। कोड रीऑर्डरिंग में क्या है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस अगर ऐसी हैं जो कि डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो उनके बीच में आप जो है वो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंसर्ट कर दें जिनके एग्जीक्यूशन के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उससे क्या होगा कि हम बजाय इसके कि अपना जो है वो टाइम वेस्ट करें, हमारा टाइम जो है वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस में लग जाएगा जो कि वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है जी। सो कोड रीऑर्डरिंग की हमने एग्जांपल देखी थी लोड वर्ड के केस में कि आपके सामने ही है। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन
मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आप लोगों को कि इंस्ट्रक्शन 2 और 3 में जो है वो हमारे पास क्या एक जो है ना वो डाटा हैजर्ड आ रहा था, क्योंकि टी इंस्ट्रक्शन 2 में हम T2 में डाटा लोड कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन 3 में वही डाटा जो है हम जाके स्टोर कर रहे हैं। तो जब तक इंस्ट्रक्शन 2 कंप्लीट नहीं होगी हम इंस्ट्रक्शन 3 को इनिशिएट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे एक डाटा हैजर्ड आ चुका है। इस डाटा हैजर्ड को रिजॉल्व करने के लिए हमने इंस्ट्रक्शन 3 और 4 को स्वैप किया, ठीक है, जिससे हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हम जो है वो बाज इंस्ट्रक्शंस में जो है वो फॉरवर्डिंग यूनिट तो हमारे पास होगा ही होगा। एक और चीज भी हमें जरूरत होगी कोड रीऑर्डरिंग की, और ये कोड रीऑर्डरिंग कौन करेगा? ये कंपाइलर करेगा। कंपाइलर जो है वो उस पर उसकी सपोर्ट होनी चाहिए कि वो कोड रीऑर्डर कर सके और इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो बीच में प्लेस कर दे। ठीक है जी, आज हम देखेंगे कंट्रोल हैजर्ड्स। कंट्रोल हैजर्ड्स क्या है? जस्ट लाइक डाटा हैजर्ड्स, कंट्रोल हैजर्ड्स में हमारे पास जो है वो कंट्रोल हैजर्ड ऐसे हैजर्ड्स हैं जिनमें हमारे पास हमें डिसाइड करना है कि हमें जो है वो इस केस में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है या जो 40 इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं करंट इंस्ट्रक्शन से वो एग्जीक्यूट करनी है। तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हमें पाइपलाइन में वो इंस्ट्रक्शन फिल करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर $1 $2 के इक्वल नहीं आता, लेकिन हम पाइपलाइन में इंस्ट्रक्शन ये वाली फिल कर देते हैं, सो उससे होगा क्या कि हमें आगे जाके पता चलता है जब ये रिजल्ट आता है कि ये तो इंस्ट्रक्शन हमने गलत पाइपलाइन में फिल की हुई है, ये तो जानी ही नहीं थी, ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको पाइपलाइन से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, पाइपलाइन से बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको पाइपलाइन को रोकना पड़ेगा। पाइपलाइन को रोकना पड़ेगा और रोक के आप जो उनको निकाल के नई इंस्ट्रक्शन सर्च करेंगे तो इसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो कंट्रोल हैजर्ड ऐसे हैजर्ड हैं जो कि सबसे ज्यादा कैटास्ट्रोफी क्रिएट करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान इनका होता है। सो इनको डील करना, इनको हैंडल करना जो है वो एक टीडियस टास्क है, और ये बहुत जरूरी है कि इसको जो है ना अप्रोप्रिएटली हैंडल किया जाए। ठीक है जी, एक और डिटेक्ट किया जाए। जैसे ही आपके पास बीईक्यू की इंस्ट्रक्शन आए, आप पहले से ही सोच के रखेंगे इस केस में ब्रांच करना है कि नहीं करना है, इसके लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगा दो। ठीक है जी, और वो हार्डवेयर जब वहां पर आपको पता चल जाता है, डिकोड की स्टेट में आपको पता चल जाता है कि आपके पास इंस्ट्रक्शन कौन सी है। ठीक है जी, डिकोड जैसे नाम से पता चलता है डिकोड करना है किसी चीज को, तो डिकोड की इंस्ट्रक्शन, डिकोड की स्टेज में आपको पता चल जाए इंस्ट्रक्शन की, और वहीं पर एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाओ क्योंकि डिसाइड कर ले कि इस ब्रांच की इंस्ट्रक्शन में आपने ब्रांच करना है या नहीं करना। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए जो कि ब्रांच डिटेक्शन आपके पास या ब्रांच प्रिडिक्शन कर रहा हो। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप जो है ना वो प्रिडिक्शन करें। प्रिडिक्शन कैसे करें? ये आप सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के थ्रू कर सकते हैं। आपका प्रोसेसर या खास जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स से को यूज करते हुए जो है ना डिसीजन ले सकते हैं। सो प्रिडिक्ट करें। अगर आपकी प्रिडिक्शन सही हुई तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ी, आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के रिजल्ट सही है। लेकिन अगर आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग हुई तो आपके पास वही लॉस होगा जो कि एक जनरल केस में जो डाटा हैजर्ड आने के केस में होता है। ठीक है जी, सो आप ब्रांच प्रिडिक्शन की नेक्स्ट एड्रेस जो है ना वो प्रिडिक्ट कर लें। नो स्टॉल इफ करेक्ट प्रिडिक्शन, और अगर पेनल्टी जब इनकरेक्ट प्रिडिक्शन आप लेंगे। ठीक है जी, सो अब यहाँ पर ये देखें कि आपके पास कंट्रोल हैजर्ड में जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है जी, सो अगर ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप जो है वो इस इंस्ट्रक्शन पे जाना चाह रहे थे। ठीक, तो ये आपके पास कब कंप्यूट होगा? जब ए एल यू इसका गुजर चुका होगा, ए एल यू स्टेज से गुजर चुकी, तो यहाँ पर जाके आपको पता चलेगा इस स्टेज में कि आप कौन सी इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। सो आप एक बबल जो है वो इंसर्ट कर देते हैं पाइपलाइन में, और आपको एक इंस्ट्रक्शन के बाद, एक साइकिल के बाद पता लग जाता है कि आपने ब्रांच करना था कि नहीं करना। सो ये एक बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे आपको। अच्छा जी, दूसरा क्या है कि ब्रांच को जो है वो डिले कर दे। डिले मीन्स कि आपको इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन बीच में ले, जस्ट लाइक कोड रीऑर्डरिंग। ठीक है जी, और जब तक ब्रांच का रिजल्ट आएगा तब तक एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी आपका टाइम। सो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन किस्म के सॉल्यूशंस हम देख चुके हैं। नंबर वन क्या है कि आप जो है वो एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज करें जो कि डिकोड की स्टेज में ही आपको बता दे कि इस ब्रांच के केस में आप ब्रांच करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि आप बबल स्लॉट डाल दें और या एक बबल इंसर्ट कर दें और वेट कर लें एक स्लॉट।
तीसरा जो सोल्यूशन हो गया कोड रीऑर्डरिंग अगेन, कि आप इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन ले आए, इसको हम क्या कहते हैं डिलेड ब्रांच, के ब्रांच को थोड़ा सा डिले कर लें, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा जो है कंट्रोल हैजर्ड का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो असाइनमेंट 4 जो है उसको ध्यान से देखेंगे, उसको समझेंगे, और उसमें इस तरह के बहुत से क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और सी यू नेक्स्ट टाइम।